हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग राजकोषीय नीति के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। सरकार द्वारा देश में अस्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देने हेतु राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन बजटीय घोषणाओं के माध्यम से किया जाता है। राजकोषीय नीति के 4 उपकरण हैं। पहला कर, दूसरा सार्वजनिक व्यय, तीसरा ऋण और चौथा है नई मुद्रा का निर्गमन। कर अर्थात टैक्स सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान होता है, जिसके बदले में सरकार किसी प्रतिपूर्ति का वादा नहीं करती है। नेक्स्ट है, करों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। ऐसे कर जिन्हें दूसरों पर टाला जा सके अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं, जबकि ऐसे कर जिन्हें दूसरों पर टाला न जा सके उसे प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। कर की दर के निर्धारण के आधार पर करारोपण के 4 मॉडल हैं। पहला प्रगतिशील, दूसरा आनुपातिक, तीसरा प्रतिगामी और चौथा अधोगामी। अब आइए चलते हैं, इन सबों को बारी बारी से समझते हैं। पहला है प्रगतिशील करारोपण अर्थात प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होती जाए तो ऐसे करारोपण को प्रगतिशील करारोपण कहा जाता है। दूसरा है आनुपातिक करारोपण अर्थात प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। जब आय चाहे जितनी भी बढ़ जाए परंतु कर की दर में कोई परिवर्तन न हो तो इस प्रणाली को आनुपातिक करारोपण कहते हैं। तीसरा है प्रतिगामी करारोपण अर्थात रिग्रेसिव टैक्सेशन। जब आय में वृद्धि के साथ कर की दर में कमी कर दी जाए तो इसे प्रतिगामी करारोपण कहा जाता है। चौथा है अधोगामी करारोपण अर्थात डिग्रेसिव टैक्सेशन। जब कर की दर एक निश्चित सीमा तक आय में वृद्धि के साथ बढ़े परंतु उस सीमा के बाद अस्थिर हो जाए तो इसे अधोगामी करारोपण कहते हैं। भारत में अधोगामी प्रणाली है। यहाँ 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% तथा 10 लाख रुपये से अधिक आय पर 30% की दर से कर लगाया जाता है। अब आगे है लैफर वक्र। लैफर वक्र का प्रतिपादन आर्थर लैफर द्वारा किया गया था। यह वक्र कर की दर एवं कर से संग्रहित राजस्व के मध्य ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। वक्र के अनुसार यदि एक सीमा के बाद कर की दर बढ़ा दी जाए तो कर राजस्व में कमी आने लगती है। इसके विपरीत यदि कर की दर में कमी की जाती है तो कर राजस्व में वृद्धि होती है। इसके 2 प्रमुख कारक हैं। पहला है कम दर के कारण कर चोरी में कमी आती है, जबकि कर की दर व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ा देता है जिससे कर आधार बढ़ जाता है। अब है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादक, अनुत्पादक, कल्याण आदि पर किए गए व्ययों से है। व्यय को 2 आधारों पर विभाजित किया जाता है। पहला
प्रकृति के आधार पर और दूसरा उत्पादकता के आधार पर। प्रकृति के आधार पर इसे कर को व्यय को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। जबकि उत्पादकता के आधार पर भी व्यय को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक योजनागत व्यय और दूसरा गैर योजनागत व्यय। अब आइए आगे जानते हैं राजस्व व्यय अर्थात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय वह व्यय होता है जो अपने स्वरूप में आवर्ती अर्थात निश्चित अंतराल पर लगातार होने वाला होता है तथा जिससे न तो किसी दायित्व में कमी आती हो और न ही किसी संपत्ति का ह्रास होता हो, जैसे वेतन, ब्याज आदि। आगे है पूंजीगत व्यय अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे व्यय जो कभी कभी होता हो तथा जिसके व्यय से किसी न किसी संपत्ति का सृजन होता हो या किसी न किसी दायित्व में कमी आती हो, पूंजीगत व्यय कहलाता है। उदाहरण ऋणों का भुगतान, बांध निर्माण आदि। योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय अर्थात प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। जब किसी योजना के क्रियान्वयन हेतु अथवा योजनागत निर्माण हेतु व्यय किया जाता है तो उसे योजनागत व्यय कहते हैं, जबकि योजनाओं से इतर अर्थात रख रखाव, प्रशासनिक आदि किया गया व्यय गैर योजनागत व्यय कहलाता है। वर्तमान में भारत में योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय लेखांकन को समाप्त करते हुए केवल पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का ही लेखांकन किया जा रहा है। अब आइए आगे समझते हैं सार्वजनिक ऋण अर्थात पब्लिक डेब्ट। किसी समय विशेष पर देश के ऊपर सकल ऋण दायित्व ही सार्वजनिक ऋण कहलाता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण आंतरिक अर्थात इंटरनल एवं बाह्य अर्थात एक्सटर्नल दोनों होता है। देश के अंदर से अल्प बचत योजनाओं आदि से लिया गया ऋण आंतरिक ऋण होता है, जबकि देश के बाहर से लिया गया बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, वाणिज्यिक उधार आदि बाह्य सार्वजनिक ऋण की श्रेणी में आते हैं। अब आगे है भारत का बाह्य सार्वजनिक ऋण। भारत में प्रथम 2 तिमाहियों में बाह्य सार्वजनिक ऋण के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, जबकि अंतिम 2 तिमाहियों के आंकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। सितंबर अंत 2019 में भारत का बाह्य ऋण 557.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। समस्त बाह्य ऋण में लगभग 80.4% दीर्घ अवधिक ऋण जबकि 19.6% अल्प अवधिक ऋण था। इन ऋणों में 51.9% ऋण अमेरिकी डॉलर में तथा 34.4% ऋण रुपया में था। बाह्य ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा बाह्य वाणिज्यिक उधारों का रहा है। इसके बाद NRI जमाएं अर्थात 23.8% रही है। अब है वित्त आयोग। भारतीय संविधान के भाग 12 का अनुच्छेद 280 भारत में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद के अनुसार संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। अब आइए समझते हैं इनके कार्य को। वित्त आयोग के 4 प्रमुख कार्य हैं। पहला है विभाजनीय करों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य बंटवारा करने संबंधी फॉर्मूला का निर्धारण। वहीं दूसरा है राज्यों को राजस्व सहायता या अनुदानों के वितरण का सिद्धांत सुझाना। तीसरा सुदृढ़
वित्त के संदर्भ में किसी भी विषय पर सुझाव देना। चौथा, नगर पालिकाओं पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि हेतु राज्यों की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक सुझाव देना। यह कार्य 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। आगे है, भारत में अब तक 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। वर्तमान में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें प्रभावी हैं। अब आगे है 14वां वित्त आयोग। 14वें वित्त आयोग का गठन जनवरी 2013 में किया गया था तथा इसने अक्टूबर 2014 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। इस आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। इस आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक अर्थात 5 वर्षों के लिए है। अब आगे है प्रमुख सिफारिशें। इसने 42% राजस्व को राज्यों को देने की अनुशंसा की, जो 13वें वित्त आयोग की 32% की सिफारिश की तुलना में 10% अधिक है। इस वित्त आयोग ने राज्यों के मध्य राजस्व वितरण हेतु सर्वाधिक भार आय असमानता अर्थात 50% को दिया है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के मध्य आय वितरण फॉर्मूला के भारांश इस प्रकार हैं, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में और कब कितना दिया गया है। अब आगे है 14वें वित्त आयोग के अनुसार सर्वाधिक वित्त प्राप्ति वाले राज्य है। सबसे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, जो कि 17.96% प्राप्त किया है। वहीं उसके बाद बिहार है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र है। जबकि न्यूनतम आवंटन वाले राज्य हैं सिक्किम, उसके बाद गोवा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। भारत सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति से 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा की। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री N.K. सिंह हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे है पहला, अजय नारायण झा, जो कि भारत सरकार के पूर्व सचिव थे। ये अभी वर्तमान में इसके सदस्य हैं। दूसरा, डॉक्टर अनूप सिंह, यह सहायक प्रोफेसर जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका के सदस्य हैं। ये भी वित्त आयोग के सदस्य हैं। तीसरा है डॉक्टर अशोक लाहिरी, यह इसके अध्यक्ष है, जो कि गैर कार्यकारी अंशकालीन बंधक बैंक तथा चौथा डॉक्टर राजेश चंद्र, ये भी सदस्य हैं और यह नीति आयोग के भी सदस्य है। डॉक्टर अरविंद मेहता आयोग के सचिव होंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक अपना पद धारण करेंगे। अब आगे है भारत के वित्त आयोग। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे, जिसका समय अवधि 1952 से 57 था। उसी प्रकार आगे के क्रम को आप लोग यहाँ चाहें तो वीडियो को पॉज कर ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोशों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है कितना, तो 42%। वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय निवल कर राजस्व में से 42% राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की है। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में GDP के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017 से 18 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था।
कारण आर है वर्ष 2017 से 18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली जीएसटी लागू हो जाने के कारण सापेक्षता कम थी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात ई तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। सकल कर राजस्व के संशोधित अनुमानों में वृद्धि हुई है। इसके ब 2017 से 18 में 19,11,579 करोड़ रुपये से बढ़कर संशोधित अनुमान 2017 से 18 में 19,46,119 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। तथापि यह वृद्धि मुख्यतः संशोधित अनुमान 2017 से 18 में रुपया 61,331 रुपये के जीएसटी प्रति पूर्ति उपकर के कारण थी, जिसका उल्लेख 2017 से 18 के बजट अनुमानों में नहीं किया गया था। उपयुक्त के अतिरिक्त प्रत्यक्ष करों में पर 25,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान किया गया है। तथापि राजस्व प्राप्तियों के संबंध में विशेषकर उन संसाधनों को प्रभावित करने वाली जिन्हें केंद्र सरकार अपनी केंद्रीय राशि में मिली निवल राशि के रूप में प्रयोग कर सकती है, कुल राजस्व प्राप्ति का 15,15,771 करोड़ रुपये के ब में 71,674 करोड़ रुपये की गिरावट के साथ संयुक्त में 14,44,097 करोड़ रुपये पर आ गई है। उपयुक्त गिरावट मुख्य अप्रत्यक्ष कर संग्रहणों में इतना करोड़ रुपये की हुई थी, जो कि इतने करोड़ रुपये की गिरावट के साथ इतना करोड़ रुपये होने के कारण थी। इस गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक कारण चालू वित्त वर्ष के अंतिम महीने के लिए कर विवरणी भरने की तारीखों को आगे बढ़ाना भी था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बतलाइए। तो इसमें ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अर्थात एनपीएस में सम्मिलित हो सकता है। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसे 1 जनवरी 2004 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। सरकारी नौकरियों में कार्यरत लोगों हेतु विशेष उपबंध है। केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 से अथवा उसके बाद से सेवा में कार्यरत हैं, योजना में दाखिल होने के पात्र हैं। राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना किए जाने के बाद सेवा में आए हैं, वे भी इस योजना के पात्र हैं। अतः विकल्प सी ही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी के क्रियान्वित किए जाने के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है। तो इसका उत्तर है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात केवल एक सही है। जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी के लागू हो जाने से अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगे। अब है जीएसटी के लाभ। व्यापार और उद्योग के लिए आसान अनुपालन, कर दरों और संरचनाओं की एक रूपता,
करों पर कराधान की समाप्ति, प्रतिस्पर्धा में सुधार, विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सरल और आसान प्रशासन, कदाचार पर बेहतर नियंत्रण और अधिक राजस्व निपुणता। वहीं उपभोक्ताओं के लिए लाभ है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपाती, एकल एवं पारदर्शी कर, समग्र कर भार में राहत। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। उपयुक्त मदों में से कौन सा जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात केवल 1, 2 और 4 को, अर्थात छिलका उतरे हुए अनाज, मुर्गी के अंडे पकाए हुए और विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी के तहत कुछ आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। छिलका उतारे हुए अनाज, मुर्गी के पकाए हुए अंडे, पक्षियों के छिलका रहित प्रसंस्कृत अंडों को छोड़कर तथा समाचार पत्र, विज्ञापन सामग्री युक्त आदि जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं में शामिल हैं। संसाधित एवं डिब्बाबंद मछली तथा प्रसंस्कृत छिलका रहित अंडों पर 5% की दर से जीएसटी लगाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, किसे जीएसटी के दायरे के अंदर रखा गया है? तो इसका उत्तर है घी। जीएसटी में देश में 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी में मानवीय उपभोग के लिए शराब, विद्युत तथा पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि विकल्प डी, घी को जीएसटी के दायरे के अंदर रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, जुलाई 2017 से वस्तु तथा सेवा कर को लागू करने की यह प्रत्याशा है कि? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात उपरोक्त ए तथा बी दोनों, अर्थात भारतीय बाजार में एक रूपता आएगी और दूसरा कर अनुपालन में सुधार आएगा। जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। यह विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक कर है। इस कर के लागू होने के निम्न लाभ हैं। व्यापार और उद्योग के लिए लाभ है, अनुपालन आसान और पारदर्शी होगा, कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता होगी, करों पर कराधान की समाप्ति होगी और प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा और साथ ही विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ आदि होगा। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लाभ होगा सरल और आसान प्रशासन, कदाचार पर बेहतर नियंत्रण और साथ ही अधिक राजस्व निपुणता। और उपभोक्ताओं के लिए लाभ होगा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य अनुपाती, एकल एवं पारदर्शी कर होगा। वहीं समग्र कर भार में राहत आएगी। अब नेक्स्ट है, जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर है सीमा शुल्क। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में प्रभावी वस्तुओं एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी में निम्नलिखित करों को शामिल कर लिया गया है। केंद्रीय कर हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सेवा कर को अब जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2015 से 16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है? तो इसका उत्तर सी, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना। वर्ष 2015 से 16 के आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाने को भारतीय अर्थव्यवस्था की चक्रव्यूह चुनौती माना गया है। अब अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2017 से 18 के संघ सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुओं में से निम्नलिखित में से कौन
सम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर है ए अर्थात निर्यात निष्पादन। वित्त वर्ष 2017 से 18 के केंद्रीय बजट की 10 मुख्य विषय वस्तुएं हैं किसान, ग्रामीण आबादी, युवा, गरीबी तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग, अवसंरचना, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सेवा, विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन तथा कर प्रशासन, जबकि निर्यात निष्पादन इसमें सम्मिलित नहीं है। अब अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो इसका उत्तर है वित्त मंत्रालय। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, जबकि मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। योजना आयोग का कार्य पंचवर्षीय योजना को तैयार करना था। ज्ञातव्य है कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया है। अब अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? तो इसका उत्तर है वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त वर्ष द्वारा की गई है? तो इसका उत्तर है वीपी सिंह के द्वारा। वर्ष 1985 से 86 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह द्वारा दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है कौन? तो वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय में 5 विभाग शामिल हैं: आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय विनिवेश विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग। इन 5 विभागों में व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है। इस विभाग के मुख्य कार्यकलापों में प्रमुख योजनाओं परियोजनाओं का स्वीकृति पूर्व मूल्यांकन, राज्यों को अंतरित केंद्रीय बजटीय संसाधनों के एक बड़े अंश का रखरखाव, वित्त और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वयन करते हुए और वित्तीय नियमावली विनियमों आदेशों को लागू करके तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियों अभियुक्तियों पर निगरानियों के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों विभागों में व्यय प्रबंधन की जांच करना, केंद्र सरकार के लेखे तैयार करना, सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्य के नियंत्रण में केंद्रीय विभागों की सहायता करना इत्यादि शामिल है। अब अगला प्रश्न है, अग्रांकिक सारणी में 1989 से 90 और 1994 से 95 में भारत सरकार के राजस्व व्यय का प्रतिशत विवरण प्रदर्शित है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इस सारणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है, क्योंकि केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा हुआ है कि वह, तो इसका उत्तर है बी अर्थात ब्याज अदायगी पर अधिकाधिक खर्च करे। भारत सरकार के राजस्व व्यय के प्रतिशत विवरण संबंधी उपरोक्त सारणी से यह इंगित होता है कि केंद्र सरकार पर ब्याज भुगतान का भार क्रमशः बढ़ता जा रहा है। ब्याज भुगतान के इस बड़े आकार के कारण अन्य क्षेत्रों में निवेश दुष्प्रभावित हो रहा है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए 1991 के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत शिथिल रही है। वही कारण आर है, आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका का पुनः मूल्यांकन किया गया है। तो इसका उत्तर है ए अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर
एक सही व्याख्या करता है। वर्ष 1991 से अपनाई गई नई आर्थिक नीति में सरकार का मुख्य बल आर्थिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने पर रहा है। फलतः सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि अत्यल्प रही, जो बाद में ऋणात्मक हो गई। अतः कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात अंतर राज्यीय व्यापार का नियमन। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के संबंध में वांछित प्रभावों की अभिप्राप्ति हेतु आगम तथा व्ययों की सरकार द्वारा प्रयुक्त कार्य योजना राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति में धन तथा आय के न्यायोचित वितरण, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति तथा मूल्य स्थिरता का उद्देश्य निहित है। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन इसमें शामिल नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया है? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर किन्स ने यह प्रतिपादित किया है कि अवसाद से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहारा ले तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाए। वर्ष 1936 में किन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इसी पर प्रकाशित की थी। अब अगला प्रश्न है, वित्तीय नीति का संबंध निम्नांकित में से किससे है? तो इसका उत्तर है कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति से। वित्तीय या राजकोषीय नीति मुख्यतः सरकार से संबंधित होती है। राजकोषीय नीति में सरकार की आय तथा सरकार के व्यय से संबंधित नीतियां शामिल होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात कर नीति। करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के 3 महत्वपूर्ण अस्त्र हैं। अन्य शब्दों में सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं।